नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक विद विवेक में। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक ऐसा फैसला जिसने भारत और अमेरिका के इनके रिश्तों में ज़बरदस्त हलचल पैदा कर दी है। साथ ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ट्रंप के टैरिफ ने मार्केट में हाहाकार मचा दिया है। जो इंडियन मार्केट है इसमें हाहाकार मच चुका है और अगर देखें तो पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट जो है ज़बरदस्त गिरावट दिखा रहा है। आज मैं आपको मार्केट का ओवरव्यू बताऊंगा और यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि मार्केट में जो सिचुएशन बनी हुई है वो किस प्रकार से बनी है। पहले अगर देखें तो जब ट्रंप चाचा ने टैरिफ लेके नहीं आए थे तब हमारा भारतीय बाजार एक नई ऊंचाई की ओर जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिवाली के पहले पहले इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई लगा देगा, लेकिन भारतीय तरक्की अमेरिका से देखी नहीं गई और उन्होंने कुछ ना कुछ नए नए टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिए। उसके साथ ही अगर देखें तो इंडियन मार्केट की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 27 जून को मार्केट एक टॉप बनाया था। उसके बाद से मार्केट में हलचलें आनी चालू हो गई। अब इसके साथ देखते हैं तो यहीं से यानी कि 27 जून से मार्केट में गिरावट बनने लगी और मार्केट सडनली फॉल होने लगा। अब इस जो टैरिफ लगे थे मार्केट में यानी कि जुलाई से टैरिफ लगना की बात स्टार्ट हो गई थी और मार्केट वहीं से गिरना चालू हुआ। फिर उस गिरावट से मार्केट जैसे तैसे उभरा। उसके बाद एक नया टैरिफ आया, फिर कोई वीज़ा की बात आ गई। उसके बाद आगे चले तो फिर यहाँ पे 100% टैरिफ की बात आई। अगर यहाँ देखते हैं हम मार्केट में तो 18 सितंबर 2025 से मार्केट के अंदर एक टॉप बना और वहीं से मार्केट ने जोरदार गिरावट दिखाई। अगर 18 सितंबर की बात करते हैं डेटा की तो 18 सितंबर को मार्केट 25,500 के आसपास था और इन 8 दिनों में 25,500 से निफ्टी जो है आज 24,386 पे क्लोजिंग दिया है। अगर देखा जाए तो तकरीबन 1100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमें 8 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली और इसके साथ जो बहुत से रिटेल निवेशक थे उनका लाखों करोड़ रुपए मार्केट में डूब गया। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि एक्चुअली मार्केट में कौन कौन सी सिचुएशन आई और किस प्रकार से मार्केट के अंदर डाउनफॉल बने। अब जो रिटेल निवेशक है, हम और आप जैसे जो ट्रेडर है, इनके जो मार्केट में शेयर फंसे हुए हैं, अब उनको आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए? क्या अपने शेयर बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या फ्रेश बाइंग करना चाहिए या एवरेजिंग करनी चाहिए? इन सारे टॉपिक पर डिस्कशन हम आज के लाइव शो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का आंसर करेंगे ताकि आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी खाली ना जाए। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिल सके। अब मैं आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ कि एक्चुअली मामला कहाँ से गरमाया है। जहाँ से मामला गरमाया है तो यहाँ पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भारत से आने वाले माल पे 25% का सीधा टैरिफ लगाने की बात की। यानी 25% का टैरिफ था, वहीं पे इन्होंने 50% का टैरिफ उठा के ठोक दिया। अब जब 50% का टैरिफ है तो ये जब टैरिफ यहाँ पे लगा तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो मैं आपको टैरिफ का मतलब बता देता हूँ। एक्चुअली टैरिफ क्या होता है? यानी टैरिफ वो है कि भारत से जो सामान अमेरिका जाता है उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देना। उस पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा वही टैरिफ कहलाता है। अब भारत का जो सामान अमेरिका जाएगा तो वहाँ की जो पब्लिक है उनको महंगा दाम चुकाना पड़ेगा वो सामान खरीदने के लिए। और इससे क्या होगा कि जो हमारी कंपनी है यानी कि भारतीय कंपनी जो है उनका माल कम बिकेगा। स्वाभाविक सी बात है कि दो तरह के प्रोडक्ट हैं। अब दोनों प्रोडक्ट सेम कीमत के मिलते हैं। अब मान लो कि कोई प्रोडक्ट 50 रुपये का, भारत का भी 50 रुपये का है, अमेरिका का भी 50 का है, या अमेरिका का हो सकता है थोड़ा महंगा हो, भारत का सस्ता पड़े। इस कंडीशन में भारत का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा अगर कम है और अमेरिका का प्रोडक्ट जो है वो कम बिकेगा। लेकिन अगर यहाँ पे टैरिफ लगा दिया जाता है 50% का तो यहाँ पे जो अमेरिका का जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले भारत के प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएंगी। तो
इस कंडीशन में वह भारत का माल जो है वो कम बिकेगा और अमेरिका के माल की डिमांड बढ़ जाएंगी। तो अब यहाँ पे आज की जो पूरी कहानी है, कब ये टैरिफ लगा, क्यों लगा, भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और कौन कौन से भारतीय स्टॉक पर इसका का सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा, ये पूरा डिस्कशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट में शुरुआत करते हैं हम 25% का झटका जो ट्रंप चाचा ने लगाया है। मतलब कि जो सबसे पहले लगाया है 25% का टैरिफ, ठीक है। अब 25% का टैरिफ जो लगा है ये लगा है 30 जुलाई 2025 को। 30 जुलाई जो है 2025 का दिन, इस दिन कहानी शुरू होती है और उस दिन व्हाइट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप चाचा बोले कि भारत हमारे सामान पे भारी टैक्स लगाता है, अब हमारी बारी है कि हम भी उसके ऊपर बराबरी करेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। और आदेश निकलता है 1 अगस्त को, यानी कि 1 अगस्त को आदेश निकलता है। क्या आदेश निकलता है 1 अगस्त को कि भारत से सामान आता है या आने वाले सामान पे 25% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। यह 25% अतिरिक्त टैरिफ अब देना होगा। पहले यह टैरिफ नहीं लगता था, लेकिन अब जो सामान आएगा 1 अगस्त से उसके बाद अतिरिक्त 25% का टैरिफ देना होगा, ठीक है। अब इससे क्या, अब इसका क्या कारण बताया गया है तो वो आप सुनिए। तो अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी कंपनियों के लिए दरवाजे और खोले। और दूसरी वजह क्या है कि भारत उससे सस्ता तेल और हथियार खरीद रहा है, जो ट्रंप को खटक रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत हमसे हथियार नहीं खरीद रहा है, वो रसिया से हथियार खरीद रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं जो है वो ट्रंप चाचा को खटक रही है। अब इसके लिए जो टैरिफ लगा है कहीं ना कहीं ये देखने में आता है। अब भारत की यहाँ पे प्रक्रिया ये हो सकती है यहाँ कि दिल्ली से तुरंत एक बयान आता है और ये फैसला पूरी तरह से नाइंसाफ़ी लगता है और व्यापारी नियमों के खिलाफ ये जाता हुआ दिखाई देता है। इसमें कपड़ा, ज्वेलरी, फर्नीचर और केमिकल वाले निर्यात सबसे ज़्यादा परेशान हुए। सबसे पहले जैसे ये टैरिफ लगा, यानी कि 1 अगस्त या 30 जुलाई को ये न्यूज़ आया था और वहीं से मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिली। अब यहाँ पे भी ट्रंप चाचा को संतुष्टि नहीं मिली, तब उन्होंने क्या किया कि दूसरा झटका जो था 50% टैरिफ का लगाया। अब 50% टैरिफ की बात आती है तो यहाँ पे 6 अगस्त 2025, पहले तो यहाँ पे बोला कि 1 अगस्त 2025 को 25% टैरिफ लगेगा, लेकिन यहाँ पे भी इनको संतुष्टि नहीं मिली तो इन्होंने 6 अगस्त को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहाँ पे बताया कि अब आपको यहाँ पे 50% का अतिरिक्त टैरिफ जो है वो लगेगा। अब ये नियम जो है ये 27 अगस्त 2025 से लागू कर दिया जाएगा। मतलब कि 6 अगस्त को उन्होंने कहा कि अब आपको 50% टैरिफ देना होगा और ये जो है ये नियम अगला आपको 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं तो अब इंडिया ने सोचा कि ठीक है 25% का टैरिफ है, कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करके ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा कि 25% का भी टैरिफ कम लगा क्योंकि इंडियन सामान हो सकता है अमेरिका में सस्ता दिखाई दे रहा हो, तो उनको कहीं ना कहीं ये बात खटकी। अब उन्होंने 25% से टैरिफ को बढ़ा के 50% सीधा कर दिया। अब 50% टैरिफ बढ़ने से यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत में और ज़्यादा हाइक आ गया। सपोज मान लो कि जो प्रोडक्ट अमेरिका में पहले 100 रुपीज़ में बिक रहा था या $100 ले लेते क्योंकि अमेरिका में डॉलर चलता था, तब ये इसकी कीमत बढ़ के क्या होंगी $125 हो जाएंगी। लेकिन अब देखा कि कहीं ना कहीं इंडियन सामान अमेरिका सामान के मुकाबले, माल के मुकाबले अभी भी सस्ता लगा। इस कंडीशन में क्या किया कि अब जो टैरिफ है इन्होंने बढ़ा के इसको 25% से बढ़ा के इसको सीधा 50% कर दिया। तो जो था $100 का था अब वो $150 का हो गया। ऐसे में इंडियन प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो बढ़ गई और इस कारण से ऐसा लगा कि जो इंडियन प्रोडक्ट है वो महंगे हो गए। अब हो सकता है कि इस समय अमेरिका के प्रोडक्ट जो थे वो भी मान लो कि $125 के आसपास में, जब इंडियन प्रोडक्ट $100 का चल रहा था
तब हो सकता है अमेरिकन प्रोडक्ट उस समय $125 का आ रहा हो। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडियन और अमेरिकन प्रोडक्ट की इक्वल बराबरी हो गई। तब यहाँ पे भी इनको खटका कि फिर भी यहाँ पे इंडियन सामान की बिक्री हो सकता है अमेरिका में बढ़ रही हो। फिर उन्होंने क्या किया कि 25% टैरिफ और बढ़ा दिए, जिससे क्या हुआ कि अब ये प्रोडक्ट और महंगा हो गया। अब इसके मुकाबले अमेरिकी प्रोडक्ट यहाँ पे सस्ता दिखेगा और इंडियन प्रोडक्ट जो है वो महंगा दिखेगा। तब मार्केट के अंदर ओवरफॉल आने लग गया, मार्केट में मामला गरमाया और गिरावट यहाँ से बढ़ने लगी। कारण यही था कि इंडिया का जो माल था, अमेरिकन नागरिक जो थे उन्होंने उसको लेना बंद कर दिया। यानी एक प्रकार से मान सकते हैं कि एक बाइकआउट जैसी नीति यहाँ पे हो सकती है कि अब आपका सामान हमें नहीं चाहिए, हम अपने ही स्वदेशी सामान को अपनाने वाले हैं। इस कंडीशन से बात ये आएंगी कि मार्केट में जो गिरावट में, क्योंकि बात आप समझ सकते हैं कि दो चीज़ें इक्वल क्वांटिटी रखती है, क्वालिटी रखती है। इस कंडीशन में एक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी जाए और दूसरे की वैल्यू घटा दी जाए, तो जिसकी वैल्यू घटेंगी उसको पब्लिक ज़्यादा खरीदेंगी। वही बात यहाँ पे आई कि अब इंडियन प्रोडक्ट महंगा हो गया और अमेरिकी प्रोडक्ट वहाँ के नागरिकों के लिए सस्ता हो गया, जिसके कारण अब भारतीय कंपनी का माल अमेरिका में पूछा नहीं जा रहा है और इसके कारण उसकी भारत के जो शेयर है उसमें प्रेशर देखने को मिला। अब ये नियम जब लागू हुआ, मतलब किसी प्रोडक्ट पे 100 रुपये मैंने आपको बता दी कीमत थी, अब उसके 150 रुपये देने होंगे। अब इसका असर कौन कौन से सेक्टर पे पड़ा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसका जो असर पड़ा है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीरा और ज्वेलरी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन पे इसका असर पड़ा। जैसे ही टैरिफ यहाँ पे लगा तब उसका असर डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर की जो कंपनियां थी, जो डायमंड एंड ज्वेलरी को अमेरिका में निर्यात करती है, उनके ऊपर पड़ा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कपड़ा बनाने वाली कंपनीज़ है, बहुत सी कंपनियाँ 50% टैरिफ से प्रभावित हुई है, जो मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे हीरा एंड ज्वेलरी, हीरा और ज्वेलरी के जो कंपनीज थी ये प्रभावित हुई क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा खरीदार है। क्योंकि भारत के अंदर आप ही जानते हैं कि सबसे पहले इंडिया जो है सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, आज भी इंडिया सोने की चिड़िया ही है। तो अमेरिका जो है भारत से सबसे ज़्यादा खरीदारी हीरे और ज्वेलरी की करता था। खास करके पॉलिश्ड डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी अमेरिका में ज़्यादा बेची जाती है और अमेरिका ज़्यादा ग्राहक की करता है इन चीज़ों की। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट। कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट दाम बढ़ने से ऑर्डर इसके घटने लग गए। अब इंडिया के जो कपड़ा और डायमंड थे इनके वहाँ पे दाम बढ़ा दिए, जिससे उनकी डिमांड घट गई। इसके बाद अगला जो प्रभावित हुआ तो इसमें आता है फर्नीचर, लेदर और हैंडीक्राफ्ट आता है। अब जब फर्नीचर की बात आ गई और लेदर की आ गई, यानी चमड़े की, हैंडीक्राफ्ट की आ गई, तो पहले से पतली मार्जिन और घाटा ही घाटा, मतलब कि पहले से तो हालत खस्ता थे इन चीज़ों के, ऊपर से क्या हुआ यहाँ पे घाटा ही घाटा देखने को मिला। इसके साथ अगला ही जो मार पड़ी वो थी रसायन और फार्मा के ऊपर। अब कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे महंगे हुए तो कुछ पर छूट मिली। उस डर का सबको यहाँ पे यह डर जो था ये सबको सताने लगा कि यहाँ पे रसायन और फार्मा के जो स्टॉक थे उसके अंदर भी कमजोरी बनते हुए लगी। मतलब कि मार्केट के अंदर जो था वो गिरावट देखने को मिली। अब शेयर बाजार पे सीधा असर देखने को मिला। इन स्टॉक्स पे आप नज़र रखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ज्वेलरी सेक्टर में अगर बात करें कि तो कौन कौन से स्टॉक प्रभावित हुए हैं, आप चाहो तो इसको अपनी डायरी में मेंशन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर, लेदर सेक्टर और फर्नीचर सेक्टर के कुछ स्टॉक के नाम बताने वाला हूँ, जिसको आप नोट कर सकते हैं, जिनके ऊपर 50% का टैरिफ लगा है। तो ज्वेलरी और जेम्स सेक्टर की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे आता है नाम टाइटन का। टाइटन कंपनी ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है। अब टाइटन कंपनी के ऊपर आप यहाँ पे टाइटन कंपनी के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, इसका शेयर के अंदर काफ़ी की ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है ऊपरी लेवल से। ये पहले नंबर पे आता है। इसके बाद अगला नाम आता है कल्याण ज्वेलर्स का। कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, इसके ऊपर भी गिरावट देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स में भी गिरावट कंटिन्यू बन रही है क्योंकि
क्योंकि इनकी डिमांड वहाँ पे घट गई अमेरिका में, क्योंकि इनके प्रोडक्ट के ऊपर 50% का टैरिफ लगाने से यहाँ अब पहले जो कमाई होती थी वो घट गई है, मतलब कि इनका मुनाफा गिरा है, बिक्री कम हुई है, तो उसका असर पड़ा है। इसके बाद आता है वैभव ग्लोबल। वैभव का ग्लोबल के स्टॉक के अंदर भी गिरावट देखने को आ रही है, देखने को मिल रही है। और इसके बाद अगला नाम आता है यहाँ पे, चौथे नंबर का नाम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, तो राजेश एक्सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो काम होता है ये राजेश एक्सपोर्ट के बिजनेस पे भी राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर भी यहाँ पे मार पड़ी है, उसके बिजनेस के ऊपर भी, इसके बिजनेस के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। और अमेरिका भारत से हीरा ज्वेलरी का सबसे बड़ा खरीदार है, और यहाँ पे 50% से ऑर्डर कम हो सकते हैं, मतलब कि 50% का टैरिफ ऑर्डर लगा तो यहाँ पे 50% ऑर्डर जो है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि 50% एक बहुत बड़ा अंतर आता है, खास करके जब हम कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदते हैं, महंगी वैल्यू वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। इसके बाद अब अगले, ये तो हो गया हमारा हीरा एंड ज्वेलरी वाला हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे टेक्सटाइल एंड गारमेंट वाले पार्ट के ऊपर। तो टेक्सटाइल एंड गारमेंट वाले की ये बात करते हैं, तो यहाँ पे टेक्सटाइल में देखते हैं, तो यहाँ पे अरविंद लिमिटेड, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इसको। अरविंद लिमिटेड के अंदर आपको कमजोरी देखने को मिलती है, क्योंकि अमेरिका में ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। इसके बाद रेमंड है, रेमंड के अंदर भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पेज इंडस्ट्रीज भी कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, इसके स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिलेंगी। पेज इंडस्ट्रीज, इसके बाद आपको ट्राइडेंट के स्टॉक के अंदर पे भी नज़र रखना चाहिए, ठीक है। ये स्टॉक है, अरविंद लिमिटेड है, रेमंड है, पेज इंडस्ट्रीज है और ट्राइडेंट है। इन स्टॉक के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन इन स्टॉक में है तो आपको थोड़ा समझ के काम करना चाहिए। अमेरिका बाजार में भारतीय कपड़ा बड़ा एक हिस्सा रखता है, और जब बड़ा हिस्सा ये रखता है तो आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर हमें दबाव देखने को मिलेगा, और महंगाई से यहाँ मांग घट सकती है। जब महंगाई इनकी बढ़ जाएंगी, मतलब कि ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो इनकी मांग घट जाएंगी, और इसके असर जो है इसकी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे देखने को मिलेगा। अब इनके जो क्वार्टरली नंबर आएंगे उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जब इनकी सेल कम हो जाएंगी, इनके मार्जिन कम हो जाएंगी, तो आपको इसका प्रॉफिट मार्जिन भी घटता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने इनके नाम नोट कर लिए होंगे, तो मैं आपको अगला यहाँ पे फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट कंपनी के बारे में भी बता दूँ यहाँ कि फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट कंपनी के अंदर कौन कौन सी कंपनी शामिल है। और एज अ डिस्क्लेमर में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिन भी कंपनियों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये टोटली एजुकेशन बेसिस पे है। आप इनके ऊपर पहले अपना रिसर्च कीजिए और अपना टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक के ऊपर बाय एंड सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैं जानकारी बता रहा हूँ टोटली एजुकेशन बेसिस पे, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी कंपनी है जो अमेरिका में 50% टैरिफ लगने से इनके बिजनेस के ऊपर आपको गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे अभी आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको मिल सके और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिले। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी एक स्टॉक मार्केट के 100 गोल्डन सीक्रेट्स बुक्स, यानी कि स्टॉक मार्केट में मुनाफा कैसे कमाएं, अधिकांश जो बिगिनर्स हैं मार्केट में लॉस कर देते हैं, वो प्रॉफिट कैसे बनाएं, उनके लिए मैंने 100 गोल्डन रूल्स, गोल्डन सीक्रेट्स की बुक PDF लगा के रखी है। टेलीग्राम पे कि आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए उसको पढ़िए और मार्केट की सही स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कीजिए, ताकि मार्केट में आप लॉस ना करें, मार्केट में आप मुनाफा गेन करें। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट से बिलोंग करने वाली कंपनियों की जानकारी बता देता हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन प्ले इंडस्ट्री, जिसका लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नाम, ये है आपकी फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट बिजनेस से बिलोंग करने वाली कंपनी इंडस्ट्री IS।
ग्रीन प्ले इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद सेंचुरी प्लाईवुड, सेंचुरी प्लाईवुड के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेंचुरी प्लाईवुड, ठीक है, ये आपकी हो गई दो कंपनी। इसके बाद है इंडिगो पेंट्स एंड डेकोर, इंडिगो पेंट्स का स्टॉक, इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। इंडिगो पेंट्स का स्टॉक है, इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि अभी दिवाली का फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो अब इसके स्टॉक के ऊपर भी आपको मार पड़ते हुए नजर आएंगी। क्योंकि अमेरिका में भी भारतीय मूल निवासी है, वो भी दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं, तो अब वहाँ पे महंगा होगा, तो हो सकता है कि वो इंडियन की चीज़ों को कम खरीदे और वहीं के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदे। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो कि जो सामान इक्वल प्राइस में मिल रहा है वो महंगा मिलेगा, तो इनकी सेल्स गिरेंगी। सेल्स गिरना किसी भी फील्ड के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सीधे बिजनेस पे पड़ता है, और बिजनेस गिरेगा तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन गिरेंगी, प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा तो शेयर के भाव टूटेंगे, सिंपल सी बात है। तो उसी के कारण आपको यहाँ पे स्टॉक के जो भाव है वो आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स के भी नाम हैं जो गिरते हुए नजर आएंगे, और जो अमेरिका में सेल किए जाते हैं, मतलब कि अमेरिका जिसका एक बहुत बड़ा ग्राहक है। तो मैं आपको यहाँ पे उनके नाम बता देता हूँ। कुछ एक फार्मा सेक्टर से बिलोंग करने वाले हैं, उनकी सेल्स भी गिरेंगी और वो स्टॉक पे भी आपको मार पड़ रही है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही 50% टैरिफ लगा, तो यहाँ पे लगभग हर सेक्टर प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें से SRF लिमिटेड है, SRF लिमिटेड के स्टॉक के अंदर भी आपको कमजोरी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसकी सेल्स के ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आरती इंडस्ट्रीज़ है, आरती इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के ऊपर आप देख सकते हैं। तो एक समय पे आरती इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक 400 450 के आसपास चल रहा था, अभी 380 के नीचे आ गया है। $450 से आरती इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और अभी स्टॉक जो है काफ़ी डाउन में ट्रेड करते हुए निकल रहा है। इसके साथ ही नवीन फ्लोरिन है, नवीन फ्लोर नाम से ये आता है। नवीन फ्लोरिन का स्टॉक है, मतलब कि ये स्टॉक है, इनके ऊपर भी कमजोरी, क्योंकि अमेरिका में इनके प्रोडक्ट की डिमांड होती है, ज़्यादा बेचे जाते हैं, इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब भारत सरकार की कुछ चालें हैं, इनको मैं आपको बता देता हूँ कि भारत ने क्या डिसीजन लिया है जब इस प्रकार की बात आई। तो दोस्तों, दिल्ली ने क्या किया, WTO में केस डालने की तैयारी इंडिया की चल रही है। अमेरिका से बैक डोर बातचीत हो रही है, कुछ प्रोडक्ट पर राहत की कोशिश की जा रही है, राहत की कोशिश की बात हो रही है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में नए बाजार में निर्यात बढ़ाने की योजना के ऊपर चर्चा की जा रही है। सरकार ने निर्यातकों को भरोसा दिलाया है, हम खड़े हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये इंडियन गवर्नमेंट साथ में है तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर देखते हैं कि अमेरिका के विरोध में कौन कौन से कदम यहाँ पे उठाए गए हैं, तो सोचिए, वहाँ के खुद के बिजनेस हाउस बोल रहे हैं कि अमेरिका में जो विरोध कर रहे हैं इन बातों का, तो वहाँ के खुद के बिजनेस हाउसेस बोल रहे हैं कि 50% टैरिफ से हमारे ग्राहकों की जेब कटेंगी और महंगाई बढ़ेंगी। कई रिटेलर और ब्रांड से अमेरिकी सरकार से राहत मांगी है, कई रिटेलर्स है और ब्रांड्स है जिन्होंने अमेरिकी सरकार से गुहार लगाई है कि आप 50% टैरिफ को कम कीजिए, क्योंकि उनके धंधे पे भी असर पड़ रहा है। क्योंकि कुछ आप समझ सकते हैं कि टैरिफ कहीं भी हो वो हानिकारक होता है। अगर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है तो जो वहाँ के रिटेल व्यापारी है उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, उनको भी दिक्कत आएंगी, उनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, जिनसे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो होती है ये सभी के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट के अंदर जो भी घटनाएं घटती है ये सभी के लिए हानिकारक होती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि ट्रेड वार में दोनों देश चोट खाते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। भारत जैसे देश को निर्यात के लिए सिर्फ एक देश पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी एक देश के ऊपर भरोसा कर लेते हैं तो और पूरी तरह से उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, तो ये मान सकते हैं कि अगर उसने हमारे साथ में धोखा किया तो उसका असर पूरे की पूरे हमारे बिजनेस और हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। इसलिए कभी भी एक देश के साथ में बिजनेस नहीं करना चाहिए, अलग अलग
देशों के साथ में व्यापार चलाना चाहिए, ताकि अगर कोई एक देश हमारे साथ में कुछ धोखा करता है तो हम दूसरे देश के साथ में अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती को आगे लेके जा सकते हैं, हमारे बिजनेस के व्यापार को अलग अलग दिशाओं में लेके जाना चाहिए। निवेशकों के लिए दोस्तों एक सीख मैं देना चाहूँगा कि ऐसे ग्लोबल इवेंट से सेक्टर वार जोखिम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आपने ये बात समझा कि 25% से 50% टैरिफ जो हुआ उससे मार्केट किस प्रकार से विचलित हुआ और यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन जो डोनाल्ड चाचा है वो यहाँ पे भी नहीं रुके, उन्होंने देखा कि और किस तरह से हम यहाँ पे कोशिश करें कि समस्या और ज़्यादा खड़ी हो। यहाँ तो उन्होंने 25% 50% लगा दिया और जो कंपनियाँ थी जो इसकी चपेट में आई उसके अंदर गिरावट तो देखने को मिली। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया कि आप देखो कि जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे इसके अंदर आईटी सेक्टर का नाम नहीं आया। अब भाई आईटी सेक्टर का नाम नहीं आया तो एक चिंता का विषय बन गया। और ट्रम्प चाचा ने सोचा कि भैया यहाँ पे आईटी सेक्टर को किस प्रकार से चोट पहुँचाई जाए। तो अब आईटी सेक्टर को चोट पहुँचाने के लिए उन्होंने एक नया तिकड़म लगाया। वो तिकड़म कुछ इस प्रकार का था कि उन्होंने देखा कि जो इंडियन कंपनी जो भारत में जो भारतीय कंपनी यानी कि इंडियन कंपनी जो अमेरिका में अपना व्यापार चलाती है, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उनके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ इस प्रकार से करते हैं ताकि यहाँ से भी हम इसको कमज़ोर कर सकें। मतलब कि इंडिया की जड़ को वहाँ से कमज़ोर करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में उन्होंने क्या लेके आया कि H1B वीज़ा लेके आए। अब H1B वीज़ा क्या होता है इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि अगला जो टॉपिक निकल के आता है ये आता है आपका H1B वीज़ा। H1B वीज़ा ये क्या होता है, ये क्या बना है, इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, इसको मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि H1B वीज़ा क्या होता है। तो H1B वीज़ा एक अमेरिकी गैर प्रवासी वीज़ा कहलाता है और जो विशेष कामों के लिए दिया जाता है। मतलब ऐसी नौकरियां जिसमें तकनीकी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, डेटा साइंस आदि स्किल्स चाहिए होती है, उनके लिए H1B वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। यह वीज़ा आमतौर पे 3 सालों के लिए वैलिड होता है, यानी कि 3 सालों के लिए ये वीज़ा जो है वो दिया जाता है और एक बार बढ़ाकर इसको 3 साल और मिल सकता है। मतलब कि इसको बढ़ा के रेन्यू करके इसमें 3 साल की और बढ़ोतरी की जा सकती है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो H1B वीज़ा अगर आप एक बार कर लेते हो तो यहाँ पे आपको जो है 6 साल तक के ये उपयोगी हो जाता है। 6 साल तक ये इस पे वीज़े पे काम कर सकते हैं। अब यदि व्यक्ति अमेरिका में H1B वीज़ा पर काम कर रहा है तो उसे पति पत्नी H4 वीज़ा व बच्चे कुछ शर्तों के साथ आ सकते हैं। अब इस वीज़े का कैप नाम सीमा होती है, यानी हर साल एक निश्चित संख्या वीज़ा देना होता है। हर साल में एक निश्चित सीमा में वीज़ा जारी करना होता है, ठीक है। भारत के बहुत से लोग H1 वीज़ा पाते हैं और हमारे पास तकनीकी विशेषज्ञों, अंग्रेजी भाषा की पहुंच और अमेरिकी कंपनियों भारत में भारतीय इंजीनियरों को नौकरी देती है। मतलब कि अमेरिका जो कंपनी है वो भारतीय इंजीनियर्स को जो नौकरी देती है वो H1 वीज़ा के तहत ही नौकरी देती है। अब थोड़ा इंटरमीडिएट स्तर के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो कभी कभी H1B वीज़ा लॉटरी के जरिए भी मिलता है। बहुत से आवेदन आ गए तो इसमें लॉटरी बेस होता है और कुछ जिन लोगों का नंबर सेलेक्ट हो गया उन्हीं को H1B वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। अब वीज़ा धारक को एक अमेरिकी कंपनी की नौकरी होनी चाहिए। वीज़ा धारक को एक अमेरिकी कंपनी में नौकरी होनी चाहिए और कंपनी को यह दिखाना पड़ेगा कि यह पद किसी विशेष कौशल के लिए और अमेरिकी कामकाज के लिए यह पद किसी विशेष कौशल और अमेरिकी कामगार नई खोज में पाए जाते हैं उनके लिए दिया जाता है। वैसे तो वर्तमान नियमों में फीस होती है, लेकिन ट्रम्प सरकार ने उसमें बदलाव कर दिए और बदलाव करने के बाद यहाँ पे कौन से बदलाव हुए उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं जो यहाँ पे H1B वीज़ा जारी किया है उसको बारे में बता दूँ कि इस मुख्य बात में ट्रम्प सरकार ने जो 19 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी किया जिसका नाम है रिजेक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टन नॉमिनेटेड वर्क्स।
इस आदेश के कुछ बदलाव हैं और नई फीस लागू की गई है। अब H1B वीज़ा आवेदन करना चाहिए, जो भी H1B वीज़ा आवेदन करना चाहता है, यानी कि न्यू पैटर्न्स के आधार पे कंपनी को अब यहाँ पे $1,00,000 या इसके अतिरिक्त देना होना, यानी देना होगा, यानी कि कितना, $1,00,000। $1,00,000 जो है आप H1B वीज़ा के लिए देना होगा। अगर आप यहाँ पे मान लो कि $1 की कीमत आप मान सकते हो 88 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ है। अब 88 इंडियन रुपीज़ बराबर से 1,00,000 बराबर से 88 लाख रुपया देना होगा। तकरीबन 12 लाख रुपये कम 1 करोड़ रुपये हो जाता है। ठीक है, उस प्रकार से अब यानी कि और ये जो नियम है ये 21 सितंबर 2025 रात 12:01 से लागू हो चुका है। इस नियम पर जो शुल्क पहली बार आवेदन यानी कि न्यू पैटर्न पे लागू किया गया है, लेकिन जो मौजूदा जो पहले से ही वहाँ पे वीज़ा धारक है उनके ऊपर ये नियम जो है वो लागू नहीं किया गया है। अब जो नए लोग हैं उन पे ये नियम लागू किया गया है। इसका कारण क्या है? अब ये नियम होने से क्या हुआ कि भारत की जो आईटी सेक्टर की कंपनियां थी उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। अब ये जो $1,00,000 जो आपको दिख रहा है, ये $1,00,000 जो है, जो काम का जो अमेरिका में काम करने जाएंगे उनको नहीं देना है क्योंकि इंडिया की कुछ कंपनियां जैसे कि TCS है, विप्रो है और इन्फोसिस है, ये कंपनियां ही ये खर्चा उठाने वाली है। अभी अपने नागरिकों को भेजेंगी अपनी कंपनियों में काम करने के लिए, तो $1,00,000 उसके ऊपर खर्चा करेंगी, तो अब वहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा H1 वीज़ा के लिए। तब इसके कारण देखें तो जिस दिन ये बात सामने आई तो वहीं पे इंडियन कंपनी के ADR जो अमेरिका में भी लिस्टेड है उसमें से नाम आते हैं यहाँ पे TCS, विप्रो, इन्फोसिस। ठीक है, इनका ADR ये अमेरिका मार्केट में लिस्टेड है। जैसे ये न्यूज़ मार्केट में आई वैसे इनके ADR में देखें तो 3 से लेके 4% की गिरावट तुरंत ही वहाँ देखने को मिली। अमेरिका मार्केट में 3 से लेके 4% इनके ADR गिर गए और अगले दिन जब इंडियन मार्केट खुला तो उस दिन तबाही का मंजर था। IT सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी IT के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। कारण उसका यही था कि H1 वीज़ा के कारण मार्केट के अंदर दबाव देखने को मिला। अब इससे क्या होगा कि हमारी निर्यात सेवाएं कम हो सकती है क्योंकि H1B वीज़ा पर निर्भरता कम होंगी और सरकार ने कहा है कि यह शुल्क से डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। बाजार की अनिश्चितता से निवेशकों में डर फैला। इस तरह की नीति से भरोसा गिर सकता है और निवेशक सोचते हैं कि IT सेक्टर अब आगे बढ़ने में जोखिम है, क्योंकि IT सेक्टर जो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसमें आगे बढ़ने में अब एक जोखिम सामने आ सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें एक मोटा शुल्क जो है वीज़ा के रूप में वसूला जा रहा है। अब यहाँ पे वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कंपनी काम को अमेरिका के अंदर ही आउटसोर्स करना चाहेंगी और अधिक ऑटोमेशन AI आधारित समाधान अपनाएंगी या और देशों को टारगेट करेंगी। मैक्सिको, भारत, लैटिन अमेरिका, इसके अंदर ये बातें आती जो AI टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहती है। अब यहाँ पे निवेशकों के लिए मैं कुछ बात बताना चाहूँगा कि अगर आप IT निवेश कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, मुनाफा घटेगा तो उनके शेयरों की कीमत में अब आपको यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वाभाविक है जब $1,00,000 देना होगा तो अब यहाँ पे जो असर पड़ेगा सीधा मुनाफा पे पड़ेगा कि यहाँ पे मुनाफा घटते हुए दिखाई देगा और यहाँ पे भी IT सेक्टर के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घटते हुए देखने को मिलेंगे। अब भारतीय शेयर बाजार में IT सेक्टर पे नकारात्मक इसका असर पड़ेगा, खास करके उन कंपनियों पे जो भारतीय अमेरिका वीज़ा आधारित प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उन कंपनियों पे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नुकसान और फ़ायदे की मैं बात बता दूँ तो महंगाई, वीज़ा शुल्क, नई भर्ती करना ज़्यादा खर्चीला यहाँ पे हो जाएगा। आवेदन कम हो सकते हैं, कामगार कम आवेदन करेंगे, जो कामगार है वो कम आवेदन करेंगे। कंपनियों को प्रतिभा मिलने में कठिनाई होगी। यहाँ पे मुनाफे में दबाव देखने को मिलेगा, कंपनियों की लागत बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा। बाजार में अनिश्चितता का डर फैलेगा, निवेशक डरेंगे, शेयरों के भाव में गिरावट देखने को मिलेंगी। कुछ श्रमिक के जीवन प्रभावित होंगे, उन्हें अमेरिका जाना मुश्किल पड़ सकता है। नवीनीकरण, यात्रा
संबंधी विवाद यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे कि वीज़ाधारी विदेश जाएंगे तो यहाँ पे वापसी में समस्या हो सकती है अगर यहाँ पे नियम जो है स्पष्ट नहीं हो तो। अब यहाँ पे कुछ फ़ायदे की भी मैं आपको बात बता दूँ कि यहाँ पे उच्च गुणवत्ता की भर्ती को बढ़ावा मिलेगा। कंपनियाँ सिर्फ वरिष्ठ और उच्च सैलरी वाले टैलेंट को लेके आएंगी। घर में उत्पादन और स्किल का विकास होगा। इससे क्या होगा कि कंपनियां अधिक काम भारत या अन्य देशों से कराएंगी, जिससे वहां कौशल में विकास देखने को मिलेगा। घर में उत्पादन और स्किल में विकास होगा। इसमें कंपनियां अधिक काम भारत या अन्य देशों में करवाएंगी, जिससे वहां के कौशल का विकास भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय हित में छूट आपको देखने को मिलेंगी। तो राष्ट्रीय हित में अगर देखते हैं तो कुछ मामलों में छूट मिलेंगी, जिसमें विशेषकर कुछ विशेष परियोजनाएं में जारी रह सकती है। और कम मिसयूज कानून कहता है कि इसका उद्देश्य H-1B वीज़े का दुरुपयोग को रोकना है और नए अवसर अन्य देशों में जिनकी वीज़ा नीतियां आसान होंगी भारतीय टैलेंट मिल सकता है। सॉरी। अब निवेशकों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो नीचे जा रहा है दोस्तों, डाउनफॉल आ रहा है, ब्लड पाथ मचा हुआ है मार्केट में लगातार 8 दिनों से। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी एक समय पे 25,400-500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज 24,300 पे निफ्टी के आसपास निफ्टी आ गया है। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे निवेशक है उनको समझ के यहाँ पे कदम उठाना चाहिए और कुछ सुझाव को रखना चाहिए कि IT कंपनियों में निवेश करते समय कुछ सावधानी बरतना चाहिए। उन कंपनियों से बचे जो एक बहुत बड़े हिस्से में अमेरिका में प्रोजेक्ट बनाती है या प्रेजेंट करती है। उन कंपनियों से आपको बचना चाहिए जिसमें जो अमेरिका के ऊपर ज़्यादा आश्रित है, मतलब कि अमेरिका पे ज़्यादा निर्भर है। उन कंपनियों से आपको बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आपको ऐसी कंपनियों को चुनें जिनकी सेवा निर्यात विविध हो, यानी कि अलग अलग हो, वो US, यूरोप और अन्य देशों में काम करती है। अब आपको विचार करना है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो कि ऑटोमेशन AI के माध्यम से चल रही है। तो ये तो था दोस्तों H-1 वीज़ा का, जिसके कारण मार्केट के अंदर इतनी तबाही देखने को मिली। तो ये मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया कि 25 से लेकर 50% का टैरिफ लगा, उसके कारण मार्केट गिरा। फिर मार्केट अपनी गिरावट से उभरा नहीं हुआ, फिर H-1B वीज़ा वाली बात आ गई। वहाँ से मार्केट में IT सेक्टर के ऊपर दबाव देखने को मिला, IT सेक्टर प्रभावित हुआ। पहले तो मार्केट गिर रहा था, मार्केट जैसे संभला नहीं संभला, फिर निफ्टी IT के अंदर प्रेशर बना, वो गिरा। अब निफ्टी IT के बाद फिर ट्रम्प चाचा ने एक तिकड़ा में दिमाग चलाया। अब वहाँ पे जो दिमाग चला, तब यहाँ पे भी देखा मैंने आपके सामने 25-50% के टैरिफ की बात की, उसके बाद मैंने H-1B वीज़ा की बात की। लेकिन यहाँ पे एक को सेक्टर छूटा था, वो छूटा कौन सा था उसका मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे फार्मा सेक्टर मिसिंग हो गया, क्योंकि अब ट्रम्प चाचा ने देखा कि यहाँ पे मैंने इन सभी को तो प्रताड़ित कर दिया है, लेकिन अब क्या चीज़ बच गई। अब देखा तो फार्मा सेक्टर बचा हुआ है, तो फार्मा के ऊपर भी उन्होंने अपना बम फोड़ दिया। तो फार्मा के ऊपर जब बम फूटा तो अब निफ्टी के अंदर 1% की गिरावट जो थी वो आप देखोगे तो 26 सितंबर के दिन मार्केट के अंदर 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, सेंसेक्स में भी 600-800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे जो गिरावट का मेन कारण था वो था फार्मा सेक्टर। ट्रम्प ने यहाँ फार्मा सेक्टर को टारगेट किया। उन्होंने क्या किया कि पूरे फार्मा सेक्टर को हिला के रख दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर को विदेशी और ब्रांडेड दवाइयों पर 100% टैक्स लगाने की बात की, यानी कि जो 100% का जो टैक्स है ये लगने वाला है 1 अक्टूबर से। एक अक्टूबर से 100% जो है टैक्स ये लगेगा फार्मा सेक्टर पर। जो भी दवाइयाँ फार्मा जो कि विदेशी और ब्रांडेड, कौन सी विदेशी और ब्रांडेड दवाइयों के ऊपर यहाँ पे 100% का टैक्स लगने वाला है। कहने का मतलब ये 100% टैक्स क्या होता है, अगर मान लो कि कोई मेडिसिन अमेरिका में $100 की आ रही है, अब उसके ऊपर प्लस 100% टैक्स लग जाएगा, तो जो $100 की आप सीधे सीधे हो जाएंगी और $200 की हो जाएंगी। तो कम से कम ट्रम्प चाचा ने ये तो सोचना चाहिए कि जो दवाइयाँ मेडिसिन है वो रोगी के लिए एक ज़रूरी चीज़ें हैं
उनके ऊपर तो राहत बख्शना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने इसको भी नहीं बख्शा, इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। जब यहाँ पर टैक्स लगा तो यहाँ पे जो भी पेशेंट्स है उनकी जेब के ऊपर भी खर्चा लगने वाला है। अब ये बात तो यहाँ पे हो गई। अब जब टैक्स लगेगा तो यहाँ पे वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब लेकिन मामला दोस्तों जितना सीधा लगता है ना, इतना सीधा ये मामला नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहे। अब मैं आपको यहाँ पे कहानी के माध्यम से भी बता देता हूँ कि कहानी एक्चुअली चल क्या रही है, कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसको समझिए। किसे फ़ायदा और किसे नुकसान होगा इसको समझना जितना जरूरी है। भारतीय शेयर बाजार में कौन कौन सी कंपनियों पे इसका असर पड़ेगा, मैं आपको सारी कंपनियों की जानकारी लिस्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। कौन सी कंपनी को आपको यहाँ पे ध्यान देना है और कौन सी कंपनी से आपको बचना है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे देखना को मिलेंगी। अब हम यहाँ पे कहानी से एक जड़ की हो जाते हैं, पूरा एनालिसिस समझते हैं। अमेरिका में दवाइयों की कीमत लगातार बढ़ रही है। चुनावी माहौल में ट्रंप ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था अगर आपको याद नहीं है तो ट्रंप ने एक नारा दिया था कि मेक इन यूएसए, मतलब कि यूएसए में बनाओ या यूएसए की चीज़ों को अपनाओ। ये नारा उन्होंने दोहराया था इलेक्शन के दौरान। अब उनका यही नारे को वो साकार रूप देने जा रहा है। उन्होंने कहा अगर कंपनियां हमारी धरती पे फैक्ट्री बनाती है, यानी कि अमेरिका में वो फैक्ट्री बनाती है, तो हम उनसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। अगर कोई भी कंपनी है, विदेशी कंपनी, अगर वो हमारी धरती यानी अमेरिका में ही एक स्थायी कंपनी बनाती है, तो हम उनसे टैरिफ या टैक्स नहीं लेंगे, वरना हम 100% का टैरिफ उनके ऊपर लगाएंगे। यह डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश की स्ट्रैटेजी है। अब इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत उन्होंने एक गेम खेला कि अब या तो अगर तुमको टैरिफ नहीं देना है तो आप हमारी धरती पे कंपनी बनाओ, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, अमेरिका के नागरिकों को, क्योंकि भारत के नागरिक तो अमेरिका में जाके काम नहीं करेंगे, तो वहीं के पे उनके नौकरी के अवसर मिलेंगे। तो ये उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई कि वहाँ पे जब नया प्लांट खुलेगा तो वो कंपनी भी एक्चुअली मान के चलो कि अमेरिकी कंपनी ही मानी जाएंगे, मान सकते हो, क्योंकि इंडियन नागरिक वहाँ पे कम होंगे, अमेरिकन नागरिकों के लिए वहाँ पे स्कोप बढ़ेगा, खुलेगा। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। सोचिए आप कि अमेरिका में कि आप अमेरिका में रहते हैं और शुगर की दवाई भारत से आती है जिसकी कीमत $50 है। अब उसके ऊपर 100% टैक्स लगेगा, तो अमेरिकी मरीज को यहाँ पे $50 की जगह $100 जो है वो देना पड़ेगा। अब इसमें आपकी अब इसमें कंपनी क्या करेंगी वो देखिए, या तो अमेरिका में प्लांट बनाएंगी या तो लोगों से ज़्यादा रकम वसूलेंगी। अब जो इंडिया से शुगर की दवाई अमेरिका भिजा रही है, अब 100% अगर आपको टैरिफ नहीं देना है तो आप अमेरिका में कंपनी खोलो, अगर आपको नहीं खोलना है तो आप 100% का टैरिफ दो। ये वाली स्ट्रेटेजी है। अब इसमें भारत का क्या रोल है? भारत जो है कि वर्ल्ड फार्मेसी कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वर्ल्ड फार्मेसी है और विश्व को दवाइयाँ निर्यात करता है। बाहर दवाइयाँ पहुँचाने का काम इंडिया करता है, उच्च क्वालिटी की दवाइयाँ। ऐसे में अब जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इंडिया जेनरिक दवाई बनाता है और इंडिया की सबसे बड़ी ताकत जेनरिक दवाई है। लेकिन ट्रंप का टैक्स केवल ब्रांडेड और पेटेंट ड्रग्स पे लगाया है। अब भरोसा नहीं किया जेनरिक दवाई पे भी लगा दे, क्योंकि ट्रंप चाचा का कोई भरोसा नहीं, कब वो क्या काम कर दे कुछ कह नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रांडेड और पेटेंट के ऊपर अभी उन्होंने टैक्स लगाने की बात की है। जेनरिक पर सीधा निशाना नहीं साधा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक डर से इसके शेयर भी हमें गिरते हुए नजर आए हैं। और मनोवैज्ञानिक क्या होता है कि एक तो आपने कहावत सुनी होंगी कि गेहूं के साथ घुन पिसाता है, वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे हुई है कि गेहूं के साथ साथ घुन, यानी कि ब्रांडेड और पेटेंट दवाइयों के जो शेयर गिरे हैं, ब्रांडेड और पेटेंट फार्मा के जो शेयर गिरे हैं, उसके साथ साथ जेनरिक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों के शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करते हैं, दरअसल कुछ समझते हैं कि यहाँ पे सर स्टॉक में जो गिरावट आई है उसमें डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज इस स्टॉक में यूएस का एक सबसे बड़ा राजस्व का बड़ा हिस्सा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज अपने पास में रखता है और ब्रांडेड व स्पेशलिटी ड्रग्स
में एक्सपोजर इसका सबसे बड़ा है, इसलिए यह आपके लिए एक हाई अलर्ट जोन बनता है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, ये अमेरिका को ज़्यादा सप्लायर है, उसका सेकंड नंबर आता है आपका सन फार्मा। सन फार्मा स्टॉक यूएस ब्रांडेड दवाइयों से अच्छी कमाई करता है। शेयर में पहले ही दिन जैसे ये न्यूज़ आई तो स्टॉक के अंदर 3 से लेके 4% का डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि ये भी है अमेरिका में एक अच्छा मार्केट शेयर रखता है अपना। सन फार्मा के बाद यहाँ पे अगला आता है ऑरोबिंदो फार्मा, जिसको आप ऑरो फार्मा के नाम से जानते हैं। ऑरोबिंदो फार्मा ऑरोबिंदो फार्मा जो है ये स्पेशलिटी बिजनेस है और मॉडरेटेड रिस्क अपनाता है। इसका जो स्पेशलिटी वाला बिजनेस है। साथ ही सिप्ला की बात करते हैं तो सिप्ला के अंदर भी जो गिरावट देखने को मिली है। एक्चुअली सिप्ला जो है ये जेनेरिक दवाई बनाता है, लेकिन इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली। सिप्ला जेनेरिक दवाई बनाता है लेकिन ब्रांडेड कम बनाता है, लेकिन इसके अंदर भी दबाव देखने को मिला, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिसाता है, वो वाली बात है। फार्मा का स्टॉक है, फार्मा के साथ साथ इस स्टॉक के अंदर भी धुलाई देखने को मिली। अब लेकिन यहाँ पे एक स्टॉक है जिसको आप ध्यान दे सकते हैं, जिसका नाम है बायोकॉन। बायोकॉन स्टॉक जो है ये यूएस में पहले से ही प्लांट बना रही है और टैक्स में इसको छूट मिल सकती है। तो बायोकॉन के लिए यहाँ पे आपको स्टॉक के ऊपर एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर भी आपको मार्केट गिरावट में आपको जाना है तो आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति है। मेरा ऐसा पर्सनल व्यू नहीं है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप स्टॉक के ऊपर बाय सेल कर सकते हैं। ये टोटली वीडियो जो है वो एजुकेशन बेसिस पे है। तो यूएस में अपना ये प्लांट बायोकॉन डाल रहा है तो इसको टैक्स में छूट मिल सकती है। तो इन चीज़ों, इन मेडिसिन को देख के या इन सेक्टर को, इन स्टॉक को देख के आप अपना व्यू देख सकते हैं, रख सकते हैं। कौन से स्टॉक आपको आगे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा, कौन सा खराब परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देगा, इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। अब इंडियन स्टॉक के मार्केट का जो हॉल हुआ है उसको देखते हैं। खबर के बाद जैसे ये मार्केट में खबर आई तो जो निफ्टी फार्मा था इसके अंदर 2 से लेके 3% की गिरावट देखने को मिली। जैसे ही खबर मार्केट में आई तो निफ्टी फार्मा के अंदर 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली। सन फार्मा, लुपेन, नाटको फार्मा, लावरस लैब जैसी कंपनियां दबाव में आ गई। ये कंपनियां प्रेशर में आ गई, लेकिन कुछ निवेशकों ने इसे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। कुछ निवेशक इसको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। कुछ निवेशक का ये भी है कि भाई जो अच्छी कंपनियां होती है अगर उसमें गिरावट आती है तो हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए और इसको हमें नीचे खरीदना चाहिए। अब अगर हम बायर सेल और होल्डिंग की व्यू की बात बताऊं यहाँ पे, तो मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अगर आप हो तो पूरी होल्डिंग आपको यहाँ पे नहीं बेचना चाहिए। आप चाहो तो आप अपनी आंशिक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, रिस्क कम करने के लिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए। बिना स्टॉप लॉस के आप काम ना कीजिए। न्यू इन्वेस्टर आप है तो अभी आपको इंतजार करना चाहिए, वेट एंड वॉच मोड पर रहना चाहिए। जब मार्केट की स्थिति संभलती है, मार्केट रुकता है और जो मार्केट की स्टॉक अगर आपको गिर रहा है और मार्केट इस प्रकार से गिरा है, इस प्रकार से रेंज बना के अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब आपको लगता है कि यहाँ कहीं पे इस प्रकार का बॉटम बन रहा है, तब आप इसको बॉटम को देखते हुए यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट अगर मिलता है तो आप स्टॉक में बाइंग की पोजीशन बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर बड़ी गिरावट आती है और इस प्रकार अच्छी फंडामेंटल वाली आपको कंपनियां मिल जाती है, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाली कंपनी मिल जाती है जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, तो इन स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं और आप यहाँ पे SIP स्टाइल में एंट्री कर सकते हैं। यानी कि स्टॉक अगर आपको 10% गिरावट पे मिलता है तो आप यहाँ पे हर 10% गिरावट पे आप यहाँ पे SIP ले सकते हैं, SIP में बाइंग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी एक सेक्टर के साथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने भर के अपने पोर्टफोलियो में फार्मा सेक्टर के स्टॉक रख लिए या IT सेक्टर के आपने स्टॉक भर के रख लिए अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, IT रख लिए, फार्मा रख लिए, इनमें नहीं। आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। कुछ आपको FMCG के स्टॉक रखना चाहिए, कुछ फार्मा के रखना चाहिए, कुछ ऑटो के रखना चाहिए, ठीक है, कुछ टेक्सटाइल सेक्टर के हो सकते हैं स्टॉक, उन कुछ निफ्टी 50 के हो सकते हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज के आपको स्टॉक रखना चाहिए ताकि आपका जो पोर्टफोलियो हो वो डाइवर्सिफाइड हो, आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो और मार्केट में
आप अगर कोई सेक्टर नीचे आता है तो उसका असर सीधे सीधे आपके पोर्टफोलियो पे ना पड़े, बल्कि दूसरे जो सेक्टर है वो आपके पोर्टफोलियो को हैंडल कर ले, आपका बर्डन उठा ले। इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। एफएमसीजी, बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक, ऐसी कंपनियों में भी आप निवेश कर सकते हैं। अब आपको ट्रिगर टू वॉच की एक स्ट्रैटेजी को भी अपनाना चाहिए कि कंपनी यूएस में नया प्लांट शुरू करती है तो यह इसके लिए पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन अगर यूएस सरकार जेनरिक पर भी टैक्स लगा देती है तो एक और नेगेटिव बात आपके लिए हो सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सावधानी बताता हूँ। विदेशी नीति अचानक बदल सकती है। फार्मा में पेटेंट विवाद, एफडीए इंस्पेक्शन जैसे और भी जोखिमें हैं। कभी भी उधार लेके दोस्तों मार्केट में निवेश ना करें, ना ही अपने सेविंग का पैसा मार्केट में लगाएं, ना ही आप लोन लेके मार्केट में पैसा लगाएं। इस तरह से आपको मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो उस एक्स्ट्रा मनी को आप मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मनी फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 10,000 रुपये का यूज़ मार्केट में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा की पूरा आप मार्केट में डाल दें, उसके अलावा आपको नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों ट्रंप का 100% टैक्स अभी भी ब्रांडेड ड्रग्स पे लगा हुआ है, लेकिन मार्केट में दोस्तों डर का माहौल है, डर फैला हुआ है। सही जानकारी और धैर्य से ही फ़ायदा दोस्तों संभव है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी स्टॉक बिज चैनल से जोड़िए ताकि स्टॉक मार्केट की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिल सके और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिले। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं स्टॉक मार्केट के 100 गोल्डन सीक्रेट की बुक, जिसमें स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कैसे कमाएं, उसके ऊपर लिखी है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, फर्स्ट कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएंगी। आप वहां से जाके उस बुक को पढ़िए और मार्केट में जो इस प्रकार की गिरावट आ रही है वो आपके लिए एक अवसर किस प्रकार से बन सकती है, किस प्रकार से आप मार्केट में मुनाफा कमा सकते हैं, वो सारे आइडियाज़ आपको उस बुक में मिल जाएंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देर ना करें, बुक को आज ही डाउनलोड करें, पढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।